तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे अस्थि धातु के बारे में। अस्थि धातु में सबसे पहला पॉइंट आता है निष्पत्ति। निष्पत्ति किस तरीके से हुई? तो इसका है अस्यति क्षिप्यति इति अस्ति। क्या है? अस्यति क्षिप्यति इति अस्ति। अस्यति क्षिप्यति इति अस्ति अर्थात जिसे फेंका जाए या प्रवाहित किया जाए उसे अस्थि कहते हैं। क्योंकि मृत्यु के पश्चात मतलब जब मृत्यु हो जाती है तो सारा शरीर धरती में तो विलीन हो जाता है, लेकिन क्या शेष बचती है? अस्थि शेष बचती है, अर्थी बची रहती है। तो इसे जल में प्रवाहित किया जा सकता है या फिर फेंका जाएगा, इसलिए इसे अस्थि कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? निष्पत्ति अस्यति क्षिप्यति इति अस्ति। अब इसके सेकंड पॉइंट पे आ जाएंगे, इसका पर्याय। क्या होते हैं अस्थि के पर्याय? तो अस्थि के पर्याय होते हैं कीकसम कुल्यम अस्थि च। तो कीकस और कुल दो अस्थि के पर्याय होते हैं। कौन कौन से? कीकस और कुल। का से दोनों है। कीकस और कुल अस्थि के पर्याय होते हैं। अस्थि गति में सहायक होने, गति प्रदान करती है, शरीर को आकार प्रदान करती है, इसलिए इसे कीकस और कुल नाम से भी जाना जाता है। तो इसके दो पर्याय होते हैं, कीकस और कुल। तीसरा इसका स्वरूप और गुण। स्वरूप मतलब ये कैसी होती है? तो इसका स्वरूप दिया है दृढ़त्वम संस्रचयो। मतलब ये दृढ़ होती है और काठिन्य स्वभाव की होती है। द्रव और काठिन्य स्वभाव की होती है। विशेषता कैसी होती है? द्रव और काठिन्य स्वभाव की होती है। दृढ़त्व संस्रचयो धातुर्देहस्य अस्ति। इसलिए अस्थि को देह की धातु बोला जाता है। और देह की कौन सी? पांचवी धातु है। धातु देहस्य अस्थि निरुच्यते। इसलिए अस्थि को देह की धातु उच्यते मतलब कहा जाता है। और इसके स्वरूप क्या क्या है, मतलब किस तरह का होता है ये? स्वरूप क्या होते हैं? दृढ़ होता है और काठिन्य। दृढ़त्व संस्रचयो धातुर्देहस्य अस्थि निरुच्यते। यम आश्रित, इस पर आश्रित होता है पूरा का पूरा शरीर। यम आश्रित समग्रम ही शरीरम अवतिष्ठते। इस पर पूरा शरीर आश्रित होता है और खड़ा रहता है। अवतिष्ठते। तो इसके गुण क्या होते हैं? इसका गुण है कि इस पर पूरा शरीर आश्रित है। तर्तम संस्रचयो देहस्य धातुर्देहस्य अस्थि निरुच्यते। यम आश्रित समग्रम ही शरीरम अवतिष्ठते। तो ये इसके हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे इसकी उत्पत्ति। तो मेदस ततो अस्थि च, मतलब अस्थि की उत्पत्ति किससे हुई है? मेद से हुई है। मेदसो अस्थि चायते, मतलब मेद से किसकी उत्पत्ति होती है? अस्थि की उत्पत्ति होती है। अस्थि की उत्पत्ति अर्थात मेद धातु से अस्थि की उत्पत्ति होती है। जो मेद धातु के प्रसाद अंश पर, देखो मेद से किसकी उत्पत्ति होती है? अस्थि की उत्पत्ति होती है। इसको इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से होता है। पूरी उत्पत्ति देख सकते हैं इसको कि जो हम पंच भौतिक आहार लेते हैं उस पर सबसे पहले भूता अग्नि कार्य करती है। भूता अग्नि कार्य करती है। तो इसके दो भाग पड़ते हैं, आहार अन्नरस और पुरीस मतलब मलमूत्र, जिसमें पुरीस और मूत्र निकल जाते हैं। फिर ये जो अन्न रस बचा हुआ है इससे अब 7 धातुएं बननी है। पहले इस पर रस अग्नि क्रिया करती है। तो 2 पार्टों में डिवाइड होता है, प्रसाद और कीट। प्रसाद से रस धातु बनती है और सूक्ष्म से रस की उपधातु बनती है स्तन आर्तव, और यहाँ पर रक्त निर्माण अंश, और इसका रस का कीट क्या है? कफ है। फिर रक्त निर्माण अंश पर रक्त अग्नि करती है। तो 2 भाग होते हैं, प्रसाद और कीट। रक्त का कीट पित्त है। अब प्रसाद के भी 2 भाग होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल से क्या बनता है? रक्त बन जाता है। और सूक्ष्म से भी उपधातु होता है, मांस निर्माण अंश। तो रक्त का उपधातु कंठरसरा है। फिर वही मांस निर्माण अंश पर मांस अग्नि कार्य करेगी। तो 2 पार्ट होंगे। कौन कौन से? सार, प्रसाद और कीट। मांस का कीट खमल है। फिर सार 2 पार्ट में होता है, सूक्ष्म और स्थूल। और सूक्ष्म, स्थूल से मांस बनता है, सूक्ष्म से उपधातु और मेद निर्माण अंश। अब मांस के उपधातु क्या है? वसा और सट त्वचा है। फिर मेद निर्माण अंश पर मेद अग्नि कार्य करती है।
तो इसके फिर दो भाग होते हैं, सार और किट। अब मेद का जो किट है वो स्वेद है। सार के भी दो भाग होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल से तो मेद ही बन जाता है। सूक्ष्म के दो भाग होते हैं, उपधातु और अस्थि निर्माण अंश। तो जो मेद की उपधातु है वो स्नायु है। अब अस्थि निर्माण अंश, वही अस्थि निर्माण अंश मतलब वही है जो जो मेद में क्या होता है, मेद में उपस्थित अस्थि निर्माण अंश होता है, उस पर क्या अस्थि की अग्नि कार्य करती। कौन सी? अस्थि की अग्नि कार्य करती। तो इसके दो भाग होते हैं, सार और किट। तो अस्थि का जो किट है वो केस, लोम और नख है। फिर सार में दो भाग होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल से अस्थि बनती है और सूक्ष्म में दो भाग, उपधातु और मज्जा निर्माण अंश। अब कहा जाता है कि अस्थि की कोई उपधातु नहीं है, लेकिन सारंगधर जो होते हैं वो अस्थि की उपधातु के रूप में दांत को मानते हैं। तो ये हो जाएगा। इसके बाद तो हमने यहाँ पर क्या देखा है कि जो मेद में उपस्थित मेद निर्माण अंश है, मेद में उपस्थित अस्थि निर्माण अंश है। मेद धातु में अस्थि निर्माण अंश है, उससे किसकी अस्थि की उत्पत्ति होती है। अर्थात मेद धातु में अस्थि निर्माण अंश जो होता है उससे अस्थि की उत्पत्ति होती है। मेद धातु के प्रसाद अंश पर, वही मेद धातु के प्रसाद अंश में क्या है, अस्थि निर्माण अंश है, उस पर अस्थि अग्नि की क्रिया होती है। या रस धातु, या जो स्टार्टिंग में रस धातु बनी थी, रस धातु में देखा जाता है अस्थि के समान गुण धर्म युक्त द्रव कौन है, उस पर अस्थि व स्त्रोतस में अस्थि अग्नि की क्रिया से प्रसाद एवं किट भाग बनते हैं। प्रसाद भाग से उपधातु बनती है अस्थि, और किट भाग से इसके होते हैं। और अस्थि के किट क्या है, केस, लोम और नख बनते हैं। तो उत्पत्ति में इतना सब कुछ लिख सकते हैं। इसके बाद ये एक और श्लोक हो सकता है, पृथ्वी अग्नि अनिल आदि नाम संगात स्व ऊष्मणा कृत। मतलब जो मेद है अपनी ऊष्मा से पककर, आचार्य चरक मेद अपनी अग्नि से पककर पृथ्वी अग्नि और अनिल, पृथ्वी अग्नि और अनिल मतलब वायु, पृथ्वी अग्नि वायु का संयोग प्राप्त कर, पृथ्वी ऐसे लिखेंगे, पृथ्वी अग्नि अनिल आदि नाम संगाता, पृथ्वी अग्नि और वायु का संयोग प्राप्त कर अपनी मेद अपनी ऊष्मणा से स्व ऊष्मणा कृत खरत्वम प्रकृत यस, खरता को प्राप्त होकर, खरत्वम प्रकृत जायते अस्थि, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अस्थि में कन्वर्ट हो जाता है। जायते अस्थि ततो निर्णाम, और उसका निर्णय हो जाता है कि अस्थि बन गया है। तो वही है पृथ्वी अग्नि अनिल आदि नाम संघाता, पृथ्वी अग्नि अनिल आदि नाम संघाता स ऊष्मणा कृत खरत्वम प्रकरोत यस जायते अस्थि ततो निर्णाम। तो ये फोर्थ पॉइंट में अस्थि की उत्पत्ति हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है फिफ्थ पॉइंट में अस्थि धातु के कार्य। अस्थिनी देह धारणम, अस्थिनी देह धारणम, सिर्फ इतना लिखना है, जो अस्थि होती है वह देह का धारण करती है और मज्जा की पुष्टि करती है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अस्थि का कार्य देह का धारण, पहला कार्य देह का धारण और दूसरा क्या है, मज्जा की पुष्टि करना है। तो अस्थिनी देह धारणम मज्जा पुष्टि चा, अस्थिनी देह धारणम मज्जा पुष्टि चा। अब कारण कार्य क्या कहा जाता है, अस्थि का पंच भौतिक संगठन। अस्थि पृथ्वी अनिलात्मक, चक्रपाणी कहते हैं जो अस्थि है उसमें पृथ्वी और वायु महाभूत होता है चक्रपाणी, लेकिन दलहड़ पृथ्वी और वायु के साथ एक और महाभूत को जोड़ देते हैं, वो है तेज अर्थात अग्नि। वो बोलते हैं अस्थिन पृथ्वी अनिल तेजसाम। ये क्या चक्रपाणी क्या बोलते हैं, अस्थि पृथ्वी अनिलात्मक, ये क्या बोलते हैं, अस्थिन पृथ्वी अनिल तेजसाम। अस्थि वह स्त्रोतस, अब अस्थि वह स्त्रोतस दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक मेद होता है और एक जघन प्रदेश होता है। एक मेद मूल मेद होता है और एक जघन प्रदेश होता है। अस्थि वाहनाम स्तेतसाम मेदो मूलम जघनम चा। तो अस्थि वाहनाम स्तेतसाम कौन कौन से होते हैं, मेद और जघन प्रदेश। याद रखना अस्थि वह दो होते हैं, एक होता है मूल मेद और एक होता है जघन
जघन प्रदेश, ये होता है जघन प्रदेश। अस्ति वहानाम स्तोत्साम मेदो मूलम जघनम च, अस्ति वहानाम स्तोत्साम मेदो मूलम जघनम च। इसके बाद देखते हैं अस्थि धातु का क्षय। अस्थि धातु के क्षय में क्या है? केस, लोम, नख, समश्रुद, विच, विदच, प्रपतनम। अस्थि धातु का क्षय तो जो केस, बाल होते हैं, जो लोम, शरीर के जो रोम होते हैं, नख, जो नाखून होते हैं, समश्रु, जो दाढ़ी मूछ होती हैं, द्विज अर्थात जो दांत होते हैं, वह प्रपतनम, गिरने लगते हैं। श्रम मतलब थकावट होती है। गेयम अस्थि क्षय लिंगम, ये सब जानते हैं, ये सब अस्थि क्षय के क्या होते हैं? लिंगम अर्थात लक्षण होते हैं। और भी क्या है? संधि शैथिल्य में व संधियों में ढीलापन आ जाता है। तो केस, लोम, नख, समश्रु, द्विज, प्रपतनम, श्रम, गेयम अस्थि क्षय लिंगम, गेयम अस्थि क्षय लिंगम संधि शैथिल्यमेव, गेयम अस्थि क्षय लिंगम संधि शैथिल्यमेव वा। या उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अस्थि क्षय होने पर अस्थियों में दर्द होता है। अस्थि क्षय, अस्थि शूलम, दंत नख भंगो, दांत और नाखून गिर जाते हैं। अस्थि क्षय, अस्थि शूलम, दंत नख भंगो, पूरे शरीर में रुक्षता आ जाती है। पहला अस्थि क्षय, अस्थि शूलम, पहला अस्थि में क्या होता है? शूल। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दंत और नख भंग हो जाते हैं। और तीसरा रोक्ष, अस्थि क्षय, अस्थि शूलम, दंत नख भंगो, रोक्षम च। या इसको और भी पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? दंत नख रोम केस, दंत नख रोम केस सातन, मतलब दंत नख रोम केस, दंत नख रोम केस सातन, ये सभी चीजें गिर जाती हैं। रोक्ष, पूरे शरीर में रुक्षता आ जाती है। पारुष्य, पूरे शरीर में परुषता होती है। क्या होती है? दंत नक्ष रोम, रुक्षता फिर परुषता। संधि शैथिल्य, संधि में ढीलापन होता है। अस्थि में दो चीजें होती हैं। पहला लिखा है अस्थितोद, मतलब अस्थियों में सुई के चुभने की पीड़ा होती है, अस्थितोद। फिर अस्थिबद्ध, अस्थि से बंधा हुआ मांस, अस्थिबद्ध मांस खाने की इच्छा होती है। अस्थिबद्ध मांस अभिलाषैर, अस्थि। तो वही है, दंत नख केस रोम गिर जाते हैं, रुक्षता आती है, परुषता आती है, संधियों में शिथिलता होती है, अस्थियों में सुई के चुभने की पीड़ा होती है और अस्थिबद्ध मांस खाने की इच्छा होती है। इसके बाद देखते हैं अस्थि वृद्धि के लक्षण। अस्थि धातु वृद्धि के लक्षण। अस्थय अध अस्थिन अधिदंतासृज, अस्थय, अस्थय, अस्थय अध अस्थिन, अस्थय अधस्थिन, मतलब क्या होता है? अस्थय मतलब एक के ऊपर एक दांत आ जाते हैं, और अध मतलब बहुत ज्यादा आ जाते हैं। अस्थय अध अस्थिन अधिदंतासृज, और बहुत ज्यादा दांत आ जाते हैं। बहुत ज्यादा एक के ऊपर एक अस्थियां, बहुत ज्यादा अस्थियां हो जाती हैं और बहुत ज्यादा दांत हो जाते हैं। वही है। महर्षि सुश्रुत के अनुसार अस्थि वृद्धि होने पर अध अस्थि, अस्थि की बढ़ना, अस्थय अध अस्थि, अस्थि का बढ़ना, और अधिदंत मतलब दांतों का बढ़ना, दांतों की संख्या वृद्धि है, एक के ऊपर एक दांत निकलना आना आदि प्रकट होते हैं। ये सारी चीजें इसमें लिख सकते हैं। अस्थय अध अस्थिन अधिदंतासृज, अस्थय अध अस्थिन अधिदंतासृज। इसके बाद देखते हैं अस्थि सार पुरुष के लक्षण क्या क्या होते हैं। पार्श्वी गुल्फ चान और रत्नी चतुरु चिबुक सिरहा, तो उसकी एड़ियां होती हैं। गुल्फ मतलब एंकल जॉइंट होता है, जानु मतलब जो उसका नी जॉइंट होता है, आरतनी मतलब जो उसका बाहु वाला एरिया होता है, जतरू मतलब उसकी जो क्लेविकल बोन होती है, चिबुक मतलब उसका जो चिन वाला रीजन होता है, और जो उसका सिर होता है, और पर्व मतलब जो उसकी जॉइंट्स वाला रीजन होता है, अस्थि संधि वाला रीजन होता है, वो स्थूला, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। इतनी सारी चीजें क्या होती हैं? बड़ी बड़ी होती हैं। इसका लिखा है स्थूल अस्थि नख दंता, जो अस्थियां होती हैं वो भी बड़ी बड़ी होती हैं, नख जो होते हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं, दंतासृज भी और दांत भी बड़े बड़े होते हैं। यही अस्थि सार के उसके लक्षण हैं। ते महाउत्साह, वे बहुत उत्साही होते हैं। क्रियावंता मतलब बहुत सारे काम कर सकते हैं, क्रियाशील होते हैं। क्लेश सह, क्लेश को सहन करने वाले होते हैं। सार स्थिर शरीर, उनका पूरा जो शरीर होता है वो कैसा होता है? स्थिर होता है। सार स्थिर, सार ही कि उनका पूरा शरीर स्थिर होता है। भवंत आयुष्मंतस्रज, और दीर्घायु होते हैं। भवंत आयुष्मंतस्रज अर्थात दीर्घायु होते हैं। तो ये हो जाएगा अस्थि सार पुरुष के लक्षण।
और देख सकते हैं इसमें महाशिरा, बड़ा सिर होता है। स्कंध, बड़े बड़े कंधे होते हैं। दृढ़ दंत हन अस्थि, मजबूत होते हैं दांत। हनुबोन हो सकती है जो, और अस्थि, और नखम अस्थि भी, मतलब जो और अस्थि और जो नख वाली अस्थि होती है, मतलब जो नाखून होते हैं वो भी मजबूत होते हैं। दृढ़ दंत हन अस्थि, नखम अस्थि भी। तो ये हो जाएगा अस्थि वृद्धि के लक्षण। अब इसमें अस्थि एवं वायु का संबंध यहाँ समझ लेते हैं। अस्थि और वायु का बहुत गहरा संबंध है। वो इस प्रकार से है कि अस्थि के अंदर क्या रहती है, वायु रहती है। तो अस्थि क्या है, आश्रय है, और वायु आश्रयी है। वायु आश्रयी जो अस्थि के अंदर रहती है। अर्थात अगर अस्थि में कोई भी परेशानी होगी तो उससे वात जनित रोग हो सकते हैं। तो इसलिए अस्थि एवं वायु का संबंध है कि अस्थि आश्रय है, वायु आश्रयी भाव है। अगर अस्थि में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वात जनित रोग हो सकते हैं। अच्छा, सामान्यतः यह कहा जाता है कि अगर आश्रय का क्षय होगा तो आश्रयी का भी क्षय होगा, और अगर आश्रय का वृद्धि होगा तो आश्रय की भी वृद्धि होगी। और यहाँ उल्टा है। यहाँ उल्टा कैसा है, अगर अस्थि का क्षय होता है तो वायु की वृद्धि होती है, और अगर वायु का क्षय होता है तो अस्थि की वृद्धि होती है। ऐसा क्यों है, इसको थोड़ा समझते हैं। वाग्भट के अनुसार, इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, ऐसे वाग्भट के अनुसार जो आहार विहार आदि आश्रय आश्रय भाव में से एक की वृद्धि करते हैं, क्षय करते, वे ही दूसरी की वृद्धि क्षय करते हैं। मतलब अगर एक की वृद्धि, आश्रय की वृद्धि हो रही है तो आश्रय की भी वृद्धि होगी, और आश्रय का क्षय हो रहा है तो आश्रय का भी क्षय होगा, का एक समान। परंतु अस्थि और वायु इसके अपवाद हैं, क्योंकि धातुओं और मलों की वृद्धि, मतलब धातुओं और मलों की वृद्धि किससे होती है, तर्पण से। मतलब अगर अपन खाना खाएंगे, अपने आप को तृप्त करेंगे तो उससे वृद्धि होगी। धातुओं में क्या आता है, अस्थि। तो अस्थियों की वृद्धि किससे होती है, तर्पण से होती है। और श्लेष्म की वृद्धि भी तर्पण से होती है। ठीक है, अच्छे से खाना खाएंगे तो श्लेष्म की वृद्धि होगी, तर्पण अच्छे से करेंगे। परंतु अवतर्पण, मतलब भूखे रहने से धातु एवं मल का क्षय होता है। मतलब भूखे रहेंगे तो धातु के अंदर क्या आती है, अस्थि, तो अस्थि का भी क्षय होगा। जबकि वायु की वृद्धि होती है। अगर भूखे पेट रहते हैं, लंघन करते हैं, तो उससे क्या होता है, वायु की वृद्धि होती है। तो लंघन से, इधर देखो इस तरीके से कि जो लंघन होता है, लंघन से किसकी वृद्धि होती है, वायु की वृद्धि होती है। जबकि अपन ने पढ़ा था तर्पण से किसकी वृद्धि होती है, अस्थि की वृद्धि होती है। तो ये दोनों का उल्टा है कि अगर लंघन करेंगे तो वात की वृद्धि होगी तो अस्थि का क्षय होगा। अगर तर्पण होगा तो तर्पण से अस्थि की तो वृद्धि होगी लेकिन वात का क्षय होगा। तो ये अस्थि एवं वायु का संबंध है।